हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुनील सर जीएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे करंट अफेयर्स के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 4 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। लोकपाल दिवस समारोह 16 जनवरी 2025 को भारत में लोकपाल दिवस समारोह मनाया जाएगा। क्यों मनाया गया, इसके कारण को समझते हैं। लोकपाल की 11वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाना है। यह दिवस भारतीय लोकपाल द्वारा 16 जनवरी 2024 को जारी अधिसूचना के फलस्वरूप हर साल मनाया जाता है। लोकपाल क्या होता है, अगर हमको किसी भी प्रकार की कोई भी काम में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट जा करके लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। लोकपाल एक ऐसा बिल पास किया गया था 16 जनवरी 2014 को, ताकि कोई भी भ्रष्टाचार के मामले को जांच किया जा सके। किसी भी पदाधिकारी के ऊपर हम लोग भ्रष्टाचार के मामले को जांच कर सकते हैं और किसी भी पदाधिकारी के ऊपर आपको अगर कोई भी शंका है तो उसके लिए खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं। इसीलिए लोकपाल बिल जारी किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना था, इसीलिए इसको जारी किया गया था। इसके लिए अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा अनशन किया था 2014 में जाकर के, तब ये बिल पास हुआ था। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल का गठन सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि इसका लोकपाल का नियुक्ति ही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका जो है 16 जनवरी 2025 को इसका लोकपाल दिवस मनाया जाना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा। भारत सरकार ने 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार में से एक होता है। इसमें से 4 खिलाड़ियों जिनके असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें से मनु भाकर, उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक स्वतंत्रता के बाद पहली बार खेल संस्करणों में 2 बार स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने क्या करा, इतिहास रचा है। इसके लिए इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। हालांकि उनका नामांकन को लेकर प्रारंभ में विवाद है, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन के कारण कि उन्हें कहीं सही मान्यता के रूप में इनको चुना गया। रूस ने नया पर्यटन कर लगाया है। रूस ने पर्यटन मतलब लोगों के जो पर्यटक हैं उनके ऊपर एक कर लगाया है। 1 जनवरी 2025 से रूस ने अपने पुराने रिज़ॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन, जिसको हम लोग टूरिस्ट टैक्स बोल सकते हैं, पेश किया है। यह पहल रूसी टैक्स कोड को संशोधन के माध्यम से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन की अवसंरचना को मजबूत बनाना है। प्रारंभ में यात्रियों के उनके आवास पर 1% लिया जाएगा, जो कि 2027 में बढ़ाकर 3% हो जाएगा। यह कर होटलों और अन्य आवासों पर लागू होगा और इसकी लागत अंततः पर्यटकों को ही वहन करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रूस ने अपने पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगाया है, जिसमें जब भी कोई टूरिस्ट उनके क्षेत्र में घूमने के लिए क्षेत्रीय पर्यटन करेगा तो वहाँ जब वो लोग होटल में रुकेंगे तो उनको 1% का कर लगाया जाएगा। उसके बाद 2027 से इसको 3% बढ़ा दिया जाएगा। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाला है। 1 जनवरी 2025 को एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी ने भारतीय वायुसेना, जिसका नाम आईएफए है, आईएफएफ की पश्चिमी वायु कमान को कार्यभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है। उन्होंने पंकज मोहन सिन्हा ने 39 वर्षों की विशिष्ट सेवा सेवानिवृत्ति ली है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि में एयरफोर्स टेस्ट पायलट, बेंगलुरु स्कूल, एयर कमांडर और स्टाफ कॉलेज यूएसए, रॉयल कॉलेज ऑफ स्टडीज यूके और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे भी शामिल है। इन्होंने इन सारे कोर्सेज को किया हुआ है, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी ने। कैबिनेट ने किसानों के लिए जीवन और आजीविका में सुधार हेतु 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। भारत सरकार और कृषि विकास मंत्रालय ने संबंधित क्षेत्रों के लिए कई योजनाओं का अनावरण किया है, जिसमें कि डिजिटल एग्रीकल्चर, इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है आपको। साथ ही साथ खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान और पशु स्वास्थ्य जैसे प्रमुख घटक शामिल हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 2,817 करोड़ रुपए की राशि को निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य किसान रजिस्ट्री, व्यापक बाजार डेटाबेस, डिजिटल भूमि मानचित्र और मौसम संबंधी निगरानी की प्रणाली को स्थापित करना है। इसके ऊपर सरकार 2,817 करोड़ रुपए व्यय करेगी। वैशाली ने 2024 विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। 2024 में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 30 और 31 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। वैशाली ने क्वार्टर फाइनल में चीन की जू जीनर को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में चीन की ही जू वेनजुन से हार गई। इन्होंने क्या किया था, क्वार्टर फाइनल में चीन के ही एक खिलाड़ी को हराया था और सेमीफाइनल में चीन के खिलाड़ी से ही हार गई। उन्होंने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किन्होंने जीन जू वेनजू ने, जो चीन की महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और हमारे देश के खिलाड़ी वैशाली जी को महिला वर्ग में कांस्य पदक से संतुष्ट होना पड़ा।
सर्जिकल रोबोट के बारे में पढ़ते हैं। हाल हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे स्थित नोबल एंड रिसर्च सेंटर में भारत में निर्मित पहले सर्जिकल रोबोट को स्थापित किया गया है। ये देखिए इस तरह से सर्जरी करेंगे, जैसे डॉक्टर सर्जरी करते हैं उनके स्थान पर ये सर्जिकल रोबोट जो है सर्जरी करेंगे। इस प्रणाली का उपयोग कोलन कार्सिनोमा से पीड़ित एक मरीज पर रोबोटिक राइट एक्सीडेंट होम्योक्लोनोइड सर्जरी करने के लिए किया गया था। इनका इस्तेमाल करके देखा जा चुका है एक बीमार व्यक्ति पर, जो एक खास प्रकार की बीमारी जिसका नाम है कोलन कार्सिनोमा से पीड़ित था। इसके ऊपर रोबोटिक इलाज किया गया था, जो कि सर्जरी हो चुका है इनका। तो इनका सर्जरी रोबोट से ही किया गया। यह रोबोट सर्जरी डॉक्टर के द्वारा रोबोटिक भुजाओं का उपयोग करके किया गया। देखिए इस तरह की भुजाएं निकली हुई थी, इन्हीं भुजाओं के माध्यम से रोबोट के द्वारा ही पूरी तरह से सर्जरी किया गया है, जिसमें डॉक्टर कंसोल के माध्यम से भुजाओं को नियंत्रित करते थे। मतलब डॉक्टर इनको अल्टीमेट नियंत्रित कर रहे थे, बट मेन सर्जरी इन्हीं रोबोट के द्वारा ही किया गया है और जो सफल हुआ है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों को मानवाधिकारों को पूर्ति के लिए ब्रेल के महत्व को जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 2019 में से मनाया जा रहा है। ब्रेल एक स्पर्शनीय वर्णमाला है, जिसमें 6 बिंदुओं का उपयोग करके अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को दर्शाया जाता है। ब्रेल का उपयोग अंधे और दृष्टिहीन लोग मुद्रित पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए करते हैं। आइए एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाल ही में किस दिन लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो 16 जनवरी से लोकपाल दिवस मनाया जा रहा है। तो 16 जनवरी 2024 को जब लोकपाल बिल पहली बार पास हुआ था, उसके लिए 16 जनवरी को ही लोकपाल दिवस मनाया जा रहा है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में नहीं है मतलब नीरज चोपड़ा जी को नहीं रखा गया है। भारत सरकार ने 2024 में ध्यानचंद खेल पुरस्कार में प्राप्तकर्ता घोषणा में जिन्हें मनु भाकर, हरमीत प्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी.के. गुकेश को उनके असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। मनु भाकर जी को पेरिस 2024 में ओलंपिक में ही एक ही खेल के संस्करण में 2 पदक जीतने के कारण इतिहास रचने से इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। हरप्रीत सिंह ने भारतीय हॉकी टीम के लिए लगातार दूसरी बार ओलंपिक का कांस्य पदक दिलवाया है। अभी हाल ही में किस देश ने नया पर्यटक कर लगाने की घोषणा की है? तो नया पर्यटन कर रूस के द्वारा लगाया गया है, जो कि स्टार्टिंग में 1% रहेगा, बाद में इसको बढ़ाकर 3% किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का जिम्मेदार संभाला है? तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कमान संभाला है। वो किनका स्थान लेने वाला है? तो वह लेंगे एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान वो लोग लेंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आजीविका सुधार करने हेतु कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 2,817 करोड़ का बजट निर्धारण किया है, जिसमें 7 प्रकार की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो आर वैशाली जी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने पहले मैच में चीन के एक खिलाड़ी को हराया था, उसके बाद दूसरे मैच में चीन की ही जू जिंकर को पहले मैच में इन्होंने हराया था और सेमीफाइनल में जाकर इन्होंने चीन के ही खिलाड़ी जेन वेंचू से हार गई और उन्होंने कांस्य पदक जीता और ये जेन वेंचू जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला सर्जिकल रोबोट जिसे कहा जाता है, तो इसका नाम है एस एस मंत्र। सर्जिकल रोबोट का नाम एस एस मंत्र रखा गया है, जिन्होंने एक खास प्रकार की बीमारी से पीड़ित मरीज का इलाज किया है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस हमेशा 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के अधिकारों के महत्व के बारे में उनको जागरूक किया जा सके। वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आज। तो आर वैशाली जी ने अभी हाल ही में खेल के लिए कांस्य पदक जीता है। वो कौन सी विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप शतरंज में उन्होंने जीता है। हाल ही में भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे के नोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में इसको स्थापित किया गया है। विश्व ब्रेल लिपि की बनाने की घोषणा कब की गई थी? 2019 से हम लोग विश्व ब्रेल लिपि दिवस मना रहे हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 2013 में इसको लागू किया गया है। मनु भाकर को खेल की किस श्रेणी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो शूटिंग के लिए इनको ये प्रदान किया जाएगा। रूस ने अपने पर्यटन कर लगाने की घोषणा कब की है? तो 1 जनवरी 2025 से रूस ने अपने पर्यटन कर लगाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में जितेंद्र मिश्रा जी ने वायुसेना की किस कमान को जिम्मेदारी संभाला है? तो उन्होंने पश्चिमी कमान की जिम्मेदारी संभाला है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी राशि व्यय करने की घोषणा की है? तो 1702 करोड़ रुपए राशि व्यय करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक पुस्तक इन्होंने विमोचन किया, जिसका नाम है थ्रू द एजेस।
भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कितना खतरनाक कचरा हटाया गया है, तो 377 टन कचरा यहाँ से हटाया गया है। तो इस तरह से आज के वीडियो समाप्त करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।